हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज के सी एस ए वनडे चैलेंज का मैच, जो कि होने जा रहा है वॉरियर्स और डॉल्फिन्स के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ और जी के बरहा आपको दिख जाएगा आज के टाइम पे। इस जगह का नाम होता हुआ वो सेम ही है, ये नाम बस बदल चुका है और सारी जो चीज़ें होंगी वो सेम ही होंगी। पोर्ट एलिजाबेथ पहले नाम था, अभी जी के बरहा हो चुका है या फिर ऐसा कुछ तो नाम है इनका। बीच में सी एस ए वनडे चैलेंज का ऐसा कोई मैच हमने कवर नहीं करा था, और जो मैच हमने कवर करा भी था वो बारिश की वजह से धुल गया था और कंसिस्टेंटली मैच यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। अभी नवा मैच होने जा रहा है और वॉरियर्स की टीम ने एक भी मैच नहीं खेला है। डॉल्फिन्स की टीम ने लास्ट मैच में लायंस के अगेंस्ट में मैच खेला था और अच्छी बल्लेबाजी करी थी उन्होंने। जब तक उनका मैच चल रहा था 200 रन बना दिए थे 31 ओवर तक। लेकिन ऑब्वियसली मैच तो वहाँ पे धुल गया था। डॉल्फिन्स ने मेरे ख्याल से एक ही मैच अभी तक ख़त्म किया हुआ है जो चेस करके उन्होंने जीता था। उसके बाद से कुछ ना कुछ रीजन की वजह से इनके भी मैचेस कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो वेदर का थोड़ा बहुत वो हो रहा है, डिसरप्शन हो रहा है वेदर की वजह से। बाकी देखते हैं कि क्या क्या है। वॉरियर्स की तरफ से अपने को कुछ भी आइडिया नहीं है कि कौन से प्लेयर खेल सकते हैं, क्या हो सकता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि लास्ट मैच जो होने था इनका जो धुल गया था बारिश की वजह से, एक बॉल भी नहीं हुआ था। वो मैच पे भी उन्होंने कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं किया था अपने ऑफिशियल किसी भी सोशल मीडिया साइट पे। और वो मैच क्योंकि नहीं हो पाया था तो हमें नॉलेज भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है कि कैसी टीम के साथ उतर सकती है वॉरियर्स की टीम। और यही बात है कि अभी भी हमें पता नहीं है कि कौन से प्लेयर खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं। तो मैंने कुछ आइडिया ही लगाया होगा कि कौन से प्लेयर रह सकते हैं। करंट जो सिस्टम है, जो उनका जो ओवरऑल स्क्वाड है इस पूरे सीज़न के लिए, उसके हिसाब से। बाकी ऑब्वियसली वहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है मल्टीपल प्लेयर्स नहीं खेले, तो इसके लिए लाइनअप आना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि सी एस ए वनडे चैलेंज के मैचेस में वो भी बहुत मुश्किल से आता है। तो मैच ऑलरेडी रिस्की हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन से प्लेयर खेल सकते हैं वॉरियर्स की तरफ से। डॉल्फिन्स के तो आइडिया है, ठीक है, लेकिन वॉरियर्स के प्लेयर्स के बारे में अपने अपने को मिनिमम आइडिया भी नहीं है कि कौन रह सकते हैं कौन नहीं रह सकते हैं। मैं एक प्रिडिक्ट करके प्लेइंग 11 दिखाऊंगा आपको, लेकिन उनमें से मल्टीपल प्लेयर्स नहीं भी खेल सकते क्योंकि अपने को कोई आइडिया नहीं है और स्क्वाड का भी कोई अता पता नहीं है। और ये हर बार का है, मतलब आज से नहीं, बहुत पहले से ही वॉरियर्स की टीम ऐसा करती है। तो वो आप उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर। बाकी जो इन्फॉर्मेशन हैं, जो हिस्ट्री हैं, जो बताने लायक चीज़ें हैं, वो तो मैं यहाँ पे बताऊंगा ही। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। वेदर क्लियर दिख रहा है अभी के लिए, तो हो सकता है मैच हो जाए इस बार। पिछले सीजन में दोनों टीमों की हालत बहुत ही ख़राब रही थी। एक से लास्ट और दूसरी टीम ने सेकेंड लास्ट पोजीशन पे ख़त्म किया था। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो डॉल्फिन्स आपको 3-2 से आगे होते हुए दिख जाएगी, और ये वन ऑफ द टीम्स हैं जो बिल्कुल पहले से रही है। जब मोमेंटम वनडे कप की हुआ करता था तब भी वॉरियर्स की टीम सेम जगह पे रहती थी डॉल्फिन्स के साथ। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स की बात करें तो 2021 में ऑब्वियसली ज़्यादा कोई मैच तो यहाँ पे हुआ नहीं होगा। अच्छा, माफ़ करना, 2021 में हुआ था, 2020 में नहीं हुआ था कोविड की वजह से। 2021 में 4 मैचेस खेले थे वॉरियर्स ने, जहाँ पर उनको सिर्फ एक जीत नसीब हुआ था और 3 उनको हारना पड़ा था। और उसके पहले वाले सीज़न, मतलब लास्ट सीज़न में 3 मैचेस उन्होंने खेले थे, 2 जीत और 1 हार। तो ओवरऑल थोड़ा मतलब ज़्यादा वो हारे ही हैं यहाँ पे। अगर हम पिछले 2 सीज़नों की बात करें तो कम मैच जीते हैं। देखते हैं, अगर पिछले सीज़न के परफॉर्मर्स की बात करें तो वॉरियर्स की तरफ से ना इंडिविजुअल परफॉर्मर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉकिंग भी है कि आपकी टीम सेकेंड लास्ट पोजीशन पे ख़त्म कर रही है, उसके बावजूद भी आपके पास इतने सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करा है। लेकिन ये जो टीम परफॉर्मेंस आपको दिख रहा होगा, ये एज ए यूनिट उतना अच्छा कभी नहीं कर पाए हैं। और इनकी बैटिंग उतनी बुरी कभी रही भी नहीं है, बैटिंग तो ठीक ठाक भी है, ठीक है, और काफ़ी नीचे तक भी बैटिंग है। लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाता था, जब उनको बॉलिंग करना होता था और जब डिफेंड करने की बात आती थी तब वो नहीं कर पाते थे। ठीक है, और स्पिन डिपार्टमेंट में भी इनकॉन्सिस्टेंसीज रही है। अभी तो वो डिपार्टमेंट और भी वीक हो चुका है, जबकि वीएन लुब्बे ने टीम छोड़ दिया है। उसके बाद एन डी वानवा खेलते थे, उन्होंने भी टीम छोड़ दिया है। तो वो चीज़ें इस बार भी उनके लिए हो सकती है प्रॉब्लमेटिक, तो देखना पड़ेगा उसको वो किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको ये 4 नाम दिख जाएंगे, स्टब्स, हरमन, रॉसियर और ब्रिट्स के, जो मेजर परफॉर्मर्स थे। और अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं बुरा इन्होंने करा होगा। स्टब्स ने तो बॉलिंग से भी कुछ मैचों में कंट्रीब्यूट करा होगा, और हरमन ने पिछले सीजन में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा हुआ था। इनको लिया था टाइटंस की टीम से और काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्म करा था हर फॉर्मेट में। और मुझे ये प्लेयर बहुत पर्सनली पसंद है, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से तो पता नहीं टाइटंस की टीम ने क्यों रिटेन नहीं किया। लेकिन जो भी है, ये इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा था। डॉल्फिन्स की बातें हम कर चुके हैं, और बॉलिंग पे भी आपको स्वानी पॉल, इमनिया का ये प्लेयर्स दिख जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करोगे आपको दिखेगा कि स्वानी बॉल के अलावा किसी का भी एवरेज इतना अच्छा नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि इन बॉलरों ने विकेट तो निकाले हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी है कि रन रोकना है
तब जाके वो नहीं निकला है। और एट द एंड हो सकता है कि मैच को वो क्लोज तो करते थे लेकिन मैच जीत नहीं पाते थे, जिसकी वजह से सेकेंड लास्ट रन पे उन्होंने ख़त्म किया। ठीक है, जो मतलब इतने सारे नाम आपको डॉल्फिन्स की तरफ से देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने भी वही आसपास ही ख़त्म किया था आखिरी पायदान पर, और इन्होंने सेकेंड लास्ट पोजीशन पे ख़त्म किया था। तो ये चीज़ें हैं। हम आ जाते हैं डायरेक्टली और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी कुछ मैचेस में तो क्या क्या हुआ है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2019 से, जो डरबन में मैच हुआ था। ये प्रॉपर एक मोमेंटम वनडे कप वाला सीजन था। इसके बाद भी एक सीजन हुआ था लेकिन वो ग्राउंड अलग हो गया था, तब न्यूट्रल जोन पे पूरे टूर्नामेंट को खेलना पड़ा था कोविड की वजह से। तो 2019 में मैच हुआ था, वॉरियर्स यहाँ पर 119 रन निपट गई थी, जहाँ पर आपको करंट स्क्वाड मेंबर से महाराज ऑब्वियसली नहीं है, ईथन बॉश और डुपा विलन दिख जाएंगे। डुपा विलन को लास्ट मैच खिलाया नहीं गया था, डिस्पाइट पहले मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करा हुआ था। बॉलिंग करने का मौका एनीवेज नहीं मिला था टीम को, तो वो छोड़ दो। डॉल्फिन्स ने यहाँ पर चेस कर लिया था अच्छी खासी तरीके से। और एरवी, ये नाम को नोटिस करना, लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था दोनों टीमों के बीच में, वहाँ पे डॉल्फिन्स की टीम तो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी, लेकिन एरवी ने अकेला ही वहाँ पे रन बनाया था। मेरे ख्याल से वो अकेले थे जिन्होंने डबल डिजिट में भी रन बनाया होगा, तो जो भी है। तो डॉल्फिन्स ने यहाँ पर चेस कर लिया था। बाकी बॉलरों में से आपको कोई देखने मिलेगा नहीं वॉरियर्स की तरफ से। एक टाइम था जब वॉरियर्स की टीम में एक से एक बढ़कर बड़े बड़े अच्छे बॉलर्स थे, जिनमें से एंड्रिक नोकिया एक नाम है, डेन पैटरसन एक नाम है, लूथो सिपामला, मालूसी सिबोटो, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं इनकी टीम में जो अच्छे खासे पेसर्स हुआ करते थे। ये तो मैंने कुछ नाम बताए, और भी रहे थे, ग्लेंटन स्टूरमन भी रहे थे, और भी ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं। लेकिन धीरे धीरे वॉरियर्स की टीम से एक एक करके सारे बॉलर्स जाने लगे, और अभी इनकी बॉलिंग उतना अच्छा नहीं दिखती है, लेकिन पहले इनकी बॉलिंग पे बहुत दम था और बहुत अच्छे खासे स्ट्राइक बॉलर्स को उन्होंने रखा है, जिनमें से बहुत सारे नेशनल टीम में भी रेगुलरली खेलते हैं। अच्छा, तो डॉल्फिन्स ने यहाँ पर मैच जीत लिया 7 विकेट से। अगला मैच ये हुआ था पार्टमेरिट्सबर्ग में, जो कि एक टाइम पे डॉल्फिन्स का घर हुआ करता था। वॉरियर्स में मैंने 237, जहाँ पर आपको ब्रिट्स के दिख जाते हैं, क्वेशल दिख जाते हैं। क्वेशल इस सीजन में बहुत अच्छा करते थे, उसके बाद से उनको कुछ ऐसा रहा नहीं। वो एक ही सीजन था जिसकी वजह से उनको साउथ अफ्रीकन नेशनल टीम में ही मौका मिला था T20 में, ये तो कहीं पे तो लेकिन उसके बाद उनको कुछ खास नहीं रहा। बॉलरों में से आपको फिर से महाराज और सुप्रान दिख जाते हैं। डॉल्फिन्स ने यहाँ पर भी चेस कर लिया, फिर से लीड किया एरवी ने और रूलसन का भी यही है। ये एक दो सीजन उन्होंने काफ़ी बढ़िया करा था, उसके बाद से उनमें भी वो बात नहीं रही। फिर से बॉलरों में से वॉरियर्स से कोई नाम नहीं है। अगला मैच ईस्ट लंदन में, ये भी एक टाइम पे वॉरियर्स का घर हुआ करता था, वॉरियर्स का दूसरा घर यही हुआ करता था। अभी ये किसी और टीम का पार्ट हो चुका है, मेरे ख्याल से ईस्टर्न प्रोविंस या फिर ऐसा कुछ तो होगा, ईस्टर्न प्रोविंस। इस बार भी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करी, इस बार भी ब्रिट्स के स्कोर हैं। सुब्रैन, तो बॉलर्स स्पिनर्स का यहाँ पे आपको नाम देखने मिल रहा है महाराज और सुब्रैन, बाकी तो बॉलर्स बदलते रहते हैं, तो ज़्यादा आपको इंडिविजुअल नाम मिलेगा नहीं। ब्रिट्स के नाम मिला है, सुब्रैन का 1-2 विकेट है। डॉल्फिन्स ने इस बार भी लगभग चेस कर लिया था, लेकिन वो ओवरऑल पीछे ही रह गए थोड़ा सा। रूलसन और एक्करमैन के स्कोर थे, बॉलर वापस से कोई नहीं है वॉरियर्स की तरफ से। ये थोड़े से पुराने मैचेस हैं, ठीक है। अगर हम रीसेंट मैचेस पे आ जाएं, जो आखिरी के 2 मैचेस हैं, तो 2022 में जो मैच हुआ, सेकेंड लास्ट सीजन का मैच है ये, ठीक है। जीके बरहा, मतलब यही ग्राउंड है पोर्ट एलिजाबेथ का। इस बार भी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करा। डिएगो रोसियर नाम को नोटिस करना, ये जब पहले टाइटंस के होकर खेलते थे तब भी इन्होंने धोखे रखा हुआ था डॉल्फिन्स को। यहाँ पे आने के बाद भी ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। 148 स्कोर था, लेकिन सुब्रैन एक स्पिनर का नाम तो आ ही रहा है, बाकी कोई बॉलर का ऐसा कुछ बड़ा रोल ऑब्वियसली नहीं था। 350 रन के ऊपर आप कंसीड कर रहे हो, सिर्फ 6 विकेट खोया था ईथन बॉस, बार्टमैन और सुब्रैन। डॉल्फिन्स इस बार 1 साइडेड हार गई, और इसी मैच की मैं बात कर रहा था, 121 पर निपट गई थी टीम, जहाँ पे एरवी ने अकेले 64 रन बनाए थे। बाकी टियान वैन ब्यूरेन मेरे ख्याल से ये अभी इस टीम के होकर नहीं खेलते हैं, और एमनिया का। और लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, वो पिछले सीजन का मैच था, डरबन में हुआ था डॉल्फिन्स के घर पे। इस बार पहली दफ़ा है आखिरी 5 मैचेस में जहाँ पर डॉल्फिन्स ने पहले बल्लेबाजी करी होगी, जहाँ पर ये कुछ प्लेयर्स थे, जहाँ से डिथोले आपको दिख जाते हैं। ये कभी कभी परफॉर्म कर देते हैं, ओपनिंग कराया गया था, कभी कभी नीचे आ जाते हैं, तो वो कंसिस्टेंटली ऑब्वियसली परफॉर्म नहीं करते, लेकिन हाँ कभी कभी इनके रन आ जाते हैं। स्मर्ट्स जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रहे थे यहाँ पे, तो उनका फ़ायदा यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल सकता है। अपने पुराने टीम के प्लेयर्स बॉलर्स होंगे जिनके बारे में इनका थोड़ा बहुत नॉलेज रहा होगा। रुआन डेशवार्ड के रन से, और जेसन स्मिथ, ये भी पहले वॉरियर्स का पार्ट हुआ करते थे। तो आप समझ रहे हैं ना, कितने सारे नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया। रुआन डेशवार्ड, माफ करना, जेसन स्मर्ट्स, जेसन स्मिथ, जॉन स्मर्ट्स, कुछ बॉलर्स भी थे। जॉन स्मर्ट्स तो इनके टीम में एकदम इंटीग्रल पार्ट हुआ करते थे, मेन पार्ट हुआ करते थे। स्पिन बॉलिंग भी यही संभालते थे, टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी यही संभालते थे। एक टाइम हुआ करता था जब वॉरियर्स का मैच हो तो जॉन स्मर्ट्स कुछ बिना कुछ सोचे समझे ही कैप्टन बना देना पड़ता था। अभी तो चलो वो उतने अच्छे फॉर्म पर नहीं दिखते हैं, लेकिन एक टाइम पे ये हुआ करता था, तो वॉरियर्स की टीम काफ़ी सही हुआ करती थी एक टाइम पे। अभी तो वो बात नहीं रही। बाकी बॉलरों में से इमनिया का, जिनके परफॉर्मेंसेस कुछ हैं, स्टब्स के यहाँ पे आपको नाम देखने मिले हैं। बाकी स्टुरमन और स्वानीबॉल, वॉरियर्स यहाँ पे भी चेस नहीं कर पाई थी, जहाँ पे रॉसियर आपको फिर से नाम दिख रहा है। और टाइटल्स के होकर भी जब वो खेलते थे तब भी नाम थे। ब्रिट्स के ही कुछ नाम यहाँ पे हैं इस सेक्शन में, 3 बार उनका नाम आ चुका है, 50+ के स्कोर्स भी हैं। और स्टुरमन के परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल से स्टुरमन भी अभी इस टीम के होकर नहीं खेलते हैं, तो ये है।
बाकी बॉलर में सुब्रन, एक तो देखो स्पिनर के साथ ये काफ़ी वो रहा है, हमने ऊपर महाराज और सुब्रन को भी देखा है। सुब्रन ऑब्वियसली अभी भी टिके हुए हैं, महाराज तो नहीं खेलते हैं, वो नेशनल टीम के होकर आते जाते रहते हैं, लेकिन सुब्रन एक नाम है जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा करा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सुब्रन को बॉलिंग सेकंड कराओ तो वो बहुत बढ़िया कर सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प मिले, और वही है। यहाँ पे डरबन का ग्राउंड भी था, बॉलिंग सेकंड भी थे, सुब्रन ने 3 विकेट निकाल दिए, बाकी 1-2 विकेट तो उनका चल ही रहा था। डुबा भी रन बाटवन ने भी यहाँ पे परफॉर्म करा पहलू बॉय और स्मर्ट्स के साथ, तो स्मर्ट्स ने रन भी बनाए, 1 विकेट भी निकाला, तो अच्छा परफॉर्मेंस उनका यहाँ पे था। और ये मैच डॉल्फिन्स की टीम जीत गई। तो जो हमें देखने मिल रहा है कि डॉल्फिन्स थोड़ा सा अपर हैंड तो रख ही रही है। जो मैचेस वॉरियर्स जीती है वो ये वाला मैच था, बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने जीता, जो कि अपने घर पे उन्होंने खेला भी था, और इस ग्राउंड का लास्ट मैच भी था। और उसके पहले भी ये मैच भी उन्होंने जीता था, जो भी अपने घर पे था, वो अलग ग्राउंड था लेकिन अपने घर पे था। बाकी यहाँ पे डॉल्फिन्स की टीम जो है वो 3 मैचेस जो अपने घर पे खेली है, इंक्लूडिंग 2 मैच डरबन पे, वो मैच वो जीते हैं, और 2 जो अवे मैच हुआ था, जो कि आज का मैच में भी एक अवे मैच ही है, तो वहाँ पे वॉरियर्स की टीम जीती है। और लास्ट मैच जो इस ग्राउंड पे हुआ है, अगर हम थोड़ा उस मैच को फोकस करें तो बहुत बड़े मार्जिन से जीता करा था वॉरियर्स ने, जहाँ पे रॉसियर का 100 आपको देखने को मिलेगा, आगे भी हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एलवी जो मेजर परफॉर्मर्स है जो करंट सिस्टम में अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो एलवी आपको दिख जाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है, बीच में कुछ मैचेस में खेले भी नहीं है, लेकिन जब भी खेले हैं अच्छा करा है इन्होंने। 61 का औसत एक ओपनर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, नॉट आउट रहे होंगे, लेकिन उतना मौका नहीं मिलता होगा, ओपनिंग करते हैं, ये अच्छा खासा रहा है, ठीक है। वॉरियर्स की तरफ से अच्छा, ये जो रिकॉर्ड है स्मर्ट्स का, ये वॉरियर्स के होकर है, जब वो डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में खेलते थे। रेलिवेंट नहीं है, लेकिन बस यही दिखाने के लिए कि इनका इस फिक्चर में रन है। और लास्ट मैच जब उन्होंने डॉल्फिन्स के होकर परफॉर्म करा, तब भी उन्होंने रन बनाया था। और रूडी सेकंड के भी अच्छे हैं, अभी अगर वो खेले तो कुछ बताएं, हम अगर नहीं खेलते तो क्या ही करेंगे हम इनका। ये कभी कभी बॉलिंग भी कराने लग जाते हैं, और बॉलिंग पे महाराष्ट्र था हमने देख ही लिया, लेकिन बाकी सुब्रैन ने भी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी विकेट्स निकाल के रखे, कंसिस्टेंट विकेट्स में वो ऐसे रहते हैं, लेकिन बॉलिंग सेकंड प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाती है। अभी बात करते हैं ग्राउंड के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। इस ग्राउंड के बारे में बता दूँ, इस ग्राउंड पर देखो रन बन जाते हैं, ठीक है। और ये वन ऑफ द ग्राउंड भी है जहाँ पे नेशनल टीम रेगुलरली मैच खेलती हुई है, तो इस ग्राउंड पे रन बन जाते हैं। हमने 300 को बनते हुए देखा है, चेज थोड़ा मुश्किल होता है 300 के ऊपर, लेकिन हाँ रन बनाया जा सकता है। और एक और चीज़ जो आपको देखने मिलेगी, स्पिनर्स के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत काम है, ऐसा नहीं हेल्प मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अगर आप सही से लाइन लेंथ मेंटेन कर सकते हो तो आपको विकेट्स यहाँ पे मिलते हैं। देखते हैं आगे, ठीक है। देखो वॉरियर्स बनाम जो डॉल्फिन्स का मैच हमने ऊपर देखा था, वो एक मैच यहाँ पर है। पेसर्स के मोस्टली यहाँ पर विकेट्स हैं डॉल्फिन्स की तरफ से, और वैन ब्यूरन और एमनियाका के परफॉर्मेंसेस यहाँ पर हैं। चेस नहीं कर पाई चेसिंग टीम, बहुत पहले यहाँ पर उनकी गाड़ी रुक गई। उसके बाद वॉरियर्स बनाम टाइटन्स का मैच हुआ, वॉरियर्स ने यहाँ पे भी अच्छी बल्लेबाजी करी, रॉशियर का यहाँ पे भी स्टार्ट था, पेसर्स का यहाँ पर अपर हैंड था। टाइटन्स ने हालांकि चेस कर लिया, जिसको मतलब बॉलर में से जो थे स्टूरमन एमनियाका, ये 2 नाम आपको ऊपर भी मिले थे, इनमें से स्टूरमन अवेलेबल नहीं है। एमनियाका का नाम है, अगर वो खेलते हैं इनको विकेट निकालना आता है, स्पेशली डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं ये फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट में। और ब्रेट्स का भी यहाँ पर 1 विकेट था, जो स्पिनर है। पिछले सीजन के मैचेस की अच्छा, उसके बाद लास्ट मैच ये हुआ था सेकंड लास्ट सीजन में, वॉरियर्स ने यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करी। इस बार स्मर्ट्स का स्कोर है, और यही एक लौता मैच था इस सीजन में जहाँ पे स्मर्ट्स खेले भी थे। बाकी स्टब्स के यहाँ परफॉर्मेंस को दिख जाते हैं, और नाइट्स ने यहाँ पे चेस कर लिया था बड़े आराम से। स्पर्ट्स का यहाँ परफॉर्मेंस है, तो देख सकते हो अब चेस भी हो रहा है यहाँ पे, और अच्छे खासे तरीके से 40 ओवर में 266 रन, और बहुत बड़ी बात होती है। तो रन तो देखो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 264 ये कम ही स्कोर था, उसके बाद 2 बार यहाँ पर 300 के पार बन गया, यहाँ पे 329 बन गया, तो ऐसा है, ठीक है। पिछले सीजन के मैचेस की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न प्रोविंस का अगेंस्ट में मैच हुआ था, जहाँ पर 155 पर रोक दिया वेस्टर्न प्रोविंस को। अब्राहम्स एमनियाका, मैंने बताया एमनियाका बॉलिंग फर्स्ट बेहतर करते हैं, तो उनके 3 विकेट्स यहाँ पे थे। अब्राहम्स के भी 3 विकेट्स थे, बाकी ये कुछ बॉलर्स से स्टब्स यहाँ पर एक लौते स्पिनर जिनके विकेट यहाँ पर रहे हैं, वॉरियर्स ने चेस कर लिया। रॉसियर कई बार नाम आ चुका है, प्लेट्स का भी नाम आ चुका है, इनकी बॉलिंग में भी यहाँ पर विकेट निकाल कर रखा हुआ है, पेसर स्पिनर बराबर के विकेट्स। उसके बाद वॉरियर्स और ये बॉलर का मैच हुआ, 319 चेज हो गया, देखो ठीक है। तो चेस यहाँ पर हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हालांकि विकेट भी गिरे 8, लेकिन चेस हो गया। जहाँ पर ब्रिट्स का नाम दिख रहा है हरमन के साथ, स्पिनर के 2, पेसर का 1, बॉलर में से एमनिया का कंसिस्टेंटली इनका नाम आया है। बॉलिंग फर्स्ट हो, बॉलिंग सेकंड में भी विकेट उन्होंने निकाल के रखे हुए हैं। और एक और बॉलर है अब्राहम्स, ठीक है, इनके भी कंसिस्टेंटली अपने को विकेट देखने मिले, रन चाहे कितना भी दें लेकिन विकेट, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। देखो 8 विकेट गिरे, आपको शायद स्टैट में दिख रहा होगा कि अब्राहम्स के 3 विकेट, एमनिया के 2 विकेट, लेकिन रन कितना कंसीड किया देखो। और अब्राहम्स ने 3 विकेट जो निकाला, 62 रन उन्होंने दिए होगा, अगर उन्होंने 10 ओवर कंप्लीट भी किया होगा तब भी 6 के ऊपर इकोनॉमी।
तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि विकेट्स तो वो निकाल रहे हैं, स्टैट आपको दिख रहा होगा, अरे भैया कितना विकेट्स, लेकिन उन विकेटों का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है क्योंकि रन इतना देखे जाते हैं वो, ठीक है। और जब ज़रूरत पड़ती है तब विकेट नहीं निकालते हैं, जब विकेट निकालते हैं तब उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। लास्ट मैच जो हुआ था वॉरियर्स ने यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करी, फिर से रॉसियर, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इनका, हेड टू हेड में भी अच्छा है, ग्राउंड में भी अच्छा है, दो एक आध बड़े बड़े शतक भी लगा के रखे हुए हैं, स्टब्स के परफॉर्मेंस है। पेसर्स का ओवरहेड, लायंस की टीम यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे भी उन्होंने भी करी थी, लेकिन वो चेस नहीं कर पाए थे। स्वानी पोल, एमनिया का अब्राहम्स कॉन्सिस्टेंटली नाम आ रहा है, स्वानी पोल के भी नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करते हैं। स्वानी पोल थोड़ी बहुत बैटिंग बॉलिंग भी टाइट बॉलिंग कराते हैं। स्वानी पोल वन ऑफ द बॉलर्स हैं जो आपको रन रोकते हुए देखेंगे। आप एमनिया का परफॉर्मेंस नोटिस करो, अगर उन्होंने 10 ओवर कंप्लीट भी किया होगा तब भी 3 ओवर में 59 रन ज़्यादा ही होता है। और स्वानी पोल की आप एवरेज नोटिस करो, स्वानी पोल हमेशा कंसिस्टेंटली बंचेस में विकेट नहीं निकालते हैं, लेकिन ये बैटिंग भी कर सकते हैं और इकोनॉमी का बोनस देने की एबिलिटी अगर तीनों बॉलर्स में से किसी के पास है तो वो स्वानी पोल के पास ही है। कभी कभी मिडन वगैरह भी निकाल लेते हैं, लेकिन एमनिया का अब्राहम्स विकेट्स तो निकालते हैं लेकिन बहुत रन के लिए जाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है, जितना इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको दिखा दिया है, कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या होता है नहीं होता है। स्पिनर्स का हमने रिसेंट टाइम्स में उतना ज़्यादा रोल नहीं देखा है, लेकिन अगर आपके पास स्पिनर उस तरीके के होने भी चाहिए, जो दोनों टीमों के पास ऐसा नहीं है, ठीक है, फिलहाल नहीं हमें दिख रहा है। डॉल्फिन्स के पास फिर भी सुब्रायन के रूप में एक स्पिनर होंगे, तो वो उनका नाम तो आपने देख ही लिया ऊपर हेड टू हेड में, लेकिन बाकी ऐसा कोई स्पिनर हमने ना तो रिसेंट टाइम्स में किसी टीम्स को उतना यूज़ करते हुए देखा होगा, ना ही इस टीम के पास रहती है। तो ओवरऑल जो इस ग्राउंड से हम देख सकते हैं कि आप रनों की उम्मीद कर तो सकते हो, ठीक है, चेज भी हो सकता है यहाँ पे। स्पेशली वॉरियर्स की बॉलिंग इतनी कंसिस्टेंट नहीं है, विकेट शायद वो एनीवेज निकाल लें, उनके बॉलर शायद आपको एनीवेज लेने पड़े, लेकिन उससे मैच का रिजल्ट क्या होगा वो बता पाना मुश्किल है। भले ही आप उनके 2-3 बॉलर्स ले रहे हो, विकेट भी शायद निकालें, लेकिन मैच वो जीतेंगे वो कोई गारंटी नहीं है, बराबर। अच्छा, अब ये बात करते हैं प्लेइंग इलेवन के बारे में। तो डॉल्फिन्स का तो लास्ट मैच आपने देखा था कि वो मैच तो नहीं हुआ था पूरा, लेकिन उनकी प्लेइंग इलेवन हमें ऐसे देखने मिली थी कि यहाँ पर एरवी और स्मर्ट्स ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद रूलफसन, स्मिथ, जोंडो, ब्रैडली पॉटियर्स, इनके बारे में हमने बात करी हुई थी। और लास्ट मैच उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी भी करी, बॉलिंग भी कभी कभी कर लेते हैं। सिपांग दिथोले, इथन बॉश, शुब्रायन ओकुलेसेले, सिमिलाने को लास्ट मैच खिलाया गया था ये, क्योंकि बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो बाटमन ही शायद आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। इनमें से जो प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एरवी, स्मर्ट्स तो आपकी टीम में होंगे ही। स्मर्ट्स क्योंकि इनको इस ग्राउंड का बहुत तजुर्बा है और स्मर्ट्स के रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हुआ करते थे जब वो इस ग्राउंड पे खेलते थे। बैटिंग से भी हाईएस्ट रन स्कोरर होते थे टीम में, बॉलिंग से भी बहुत विकेट्स निकालते थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। लास्ट हेड टू हेड में भी अच्छा परफॉर्मेंस था इनका। और एरवी एकमात्र बैट्समैन है जिनके परफॉर्मेंसेस हैं, तो इन दोनों को रखना ही पड़ेगा। कीपर सेक्शन में रूलफसन है, लेकिन आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आता है कीपर सेक्शन से। जेसन स्मिथ एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर, अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस ग्राउंड का भी तजुर्बा है, इस टीम का भी एक्सपीरियंस होगा उनको थोड़ा बहुत। टीम तो बदलते रहते हैं लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत फिर भी होगा, आई होप। तो वो है। बाकी जॉन्डो तो कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, हम शायद अपनी टीम में ना रहे, लोग भी नहीं ले रहे हैं। ब्रैडली बॉटिस ट्राइबल प्लेयर है, बॉलिंग का उतना नहीं है लेकिन बैटिंग हैंड काफ़ी अच्छा है इनका, बॉलिंग भी कभी कभी करने लग जाते हैं। उसके बाद तिथोले हैं, इथन बॉश लिया जा सकता है क्योंकि दोनों तरफ से पॉइंट देने की एबिलिटी इनके पास है। और सुब्रायन बॉलिंग सेकंड में मस्ट है, बॉलिंग फर्स्ट में आप सोच सकते हो। उसके बाद ओकुलेसेले, और अगर बाटमन खेलते हैं तो बाटमन, इनको भी आप ले सकते हो। बाटमन का इंपॉर्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है, इनको विकेट निकालना आता है, डेथ ओवर में तो अच्छी बॉलिंग कराते ही हैं, लेकिन एनीवेज इनको विकेट निकालना आता है। तो यहाँ पर जो प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो है एरवी, स्मर्ट्स और स्मिथ। इन तीनों को एनीवेज लोग ले रहे हैं, हम भी लेंगे। चौथा प्लेयर यहाँ पर इथन बॉश को आप ले सकते हो, ठीक है। अगर बॉलिंग सेकंड हो रही है तो सुब्रायन भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, नहीं तो इन 4 प्लेयर्स के साथ अपना कोड बनाओगे रिगार्डलेस ऑफ टॉस। उसके बाद सुब्रायन और बाटमन को टॉस के हिसाब से आपको ऐड करना है, वो करना है, ठीक है। बेंच पे पार्सन्स होंगे और दुपाविलन, ये दोनों नहीं खेले थे लास्ट मैच में। देखना पड़ेगा कि आज के मैच में कोई चेंजेस होते हैं या नहीं। अगर पिच पे कुछ ज़्यादा टर्न वगैरह रहेगा तो एक्स्ट्रा स्पिनर टीम इंक्लूड करना चाहेगी, तो वहाँ पे हो सकता है कि पार्सन्स को भी मौका मिल जाए, लेकिन चांसेस बहुत मुझे कम नज़र आ रहे हैं। वॉरियर्स की तरफ से अपने को मिनिमम भी आइडिया नहीं है कि कौन से प्लेयर खेल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो 11 प्लेयर्स मैंने प्रेडिक्ट करे हैं यहाँ से 11 ही नहीं खेलेंगे। हो सकता है फिर भी 5-6 तो ना ही खेलें, लेकिन अगर ऐसा रहता है तो हमारे लिए जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे, ब्रेड्स के रॉसियर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ब्रेड्स के कभी कभी बॉलिंग भी कराने लग जाते हैं, रॉसियर भी बॉलिंग कराने लग जाते हैं, चांसेस कम ही होते हैं लेकिन हाँ वो करा सकते हैं। हरमन पिछले सीजन में काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने करी थी। इस ग्राउंड पे 100 है, बहुत मेहमत 100, लेकिन बाकी उतना कुछ वो नहीं है इनका।
रूडी सेकंड, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, अगर वो खेलते हैं तो देख सकते हो आप, ये कभी कभी बॉलिंग कराने लग जाते हैं। स्टब्स का भी परफॉर्मेंस लास्ट सीजन में अच्छा था, ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, बहुत हाइप करने वाला तो नहीं लेकिन ठीक ठाक था। उसके बाद क्वेश्चन है पैट्रिक क्रूगर। पैट्रिक क्रूगर पहले खेलते थे नाइट्स के होकर, ठीक है, इनके खेलने के चांसेस भी हैं। बहुत खास कुछ इनका रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन ये कभी कभी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर जाते हैं बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से। मुझे लगता है अगर खेलते हैं तो ले सकते हो आप। पिछले 1-2 सीजन में इन्होंने बहुत इंप्रूव किया है अपनी बॉलिंग भी, और इनको कभी कभी हो सकता है कि 3-4 ओवर की बॉलिंग के लिए ही बुलाया जाए, लेकिन अगर वो सही बॉलिंग करने लग जाते हैं, जो कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम कर लेते हैं, तो इनके ओवर्स बढ़ जाते हैं। तो ये अगर खेलते हैं आप देख सकते हो। उसके बाद स्वानी बॉल टाइट बॉलिंग कराते हैं, स्पेशली बॉलिंग ऑलराउंडर ही हैं, टाइट बॉलिंग कराते हैं, इकोनॉमी का बोनस देके जाते हैं, हमेशा पंचेस में विकेट नहीं निकालते हैं। वो काम आपने देख लिया ऊपर एमनिया का और अब्राहम जनरली करते हैं। उसके बाद अब्राहम्स तो है, ये अगर खेलते हैं तो इनको भी ले लेना है, इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। 2 प्लेयर्स हैं जिनके नाम आपने दूर दूर तक नहीं देखे होंगे, वो है वाइट और ऑल्डर। वाइट पिछले सीजन में खेलते थे डिवीज़न 2 में। अगर वॉरियर्स की टीम मतलब उसी तरीके से उनका टीम बनता कि वो ईस्टर्न प्रोविंस से भी टीम प्लेयर्स ले सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो वाइट इनके पार्ट हो जाते, लेकिन वाइट नहीं हो पाए थे क्योंकि वो ईस्टर्न या ईस्टर्न प्रोविंस ऐसे किसी टीम का तो पार्ट थे। प्रॉपर स्पिनर है, फ्रंट लाइन स्पिनर होंगे मेरे ख्याल से इस टीम का इस अभी के लिए, और इनके पास बैटिंग हैंड भी काफ़ी अच्छी है। अगर ये खेलते हैं ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, स्पेशली बॉलिंग सेकंड में आप देख सकते हो। लियम ऑल्डर ये अंडर-19 वर्ल्ड कप का पार्ट रह चुके हैं साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम में, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट और मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। आप बोस्ट देखते होंगे टाइटंस की टीम में अभी खेलते हैं, कभी कभी उनको मौका मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। आप जो ड्रेवाल ब्रेविस हैं ये उन्हीं के साथ खेलते थे और काफ़ी अच्छे मतलब परफॉर्मेंस इनके रहते थे। स्पिन डिपार्टमेंट को लीड कर सकते हैं आने वाले टाइम में साउथ अफ्रीकन नेशनल टीम में भी, लेकिन हाँ अभी यंग है, देखा जा सकता है अगर आप चाहो तो। ऐसा कुछ रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन हाँ टैलेंटेड बॉलर काफ़ी हैं। तो इनमें से जो प्लेयर्स आपकी टीम में होंगे और हमारे कोर्ट बुक बनाएंगे वो हैं ब्रिट्स के, रॉसियर और जियाद अब्राहम्स। अगर यही प्लेइंग 11 रहती है तब की बात हो रही है, ठीक है, अगर नहीं खेलते तब तो हम क्या ही करें। और चौथा प्लेयर मेरे ख्याल से आप क्रूगर को ले सकते हो, मैं सेफ ही जा रहा हूँ। तो इन चारों के साथ आप अपना कोर जो है बना सकते हो। इसके साथ जिनको ऐड कर सकते हो वो है हरमन, बैटिंग ही सही, लेकिन अगर आपको जहाँ पे 3 बैट्समैन लेने होते हैं वहाँ पर एक बहुत अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे बैटिंग ऑप्शन से। रूडी सेकंड कीपर सेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन ये बॉलिंग भी कराते हैं। और उसके बाद वाइट एक अच्छे खासे फ्रंट लाइन स्पिनर, बैटिंग हैंड भी काफ़ी सही है, ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। लोअर लेवल में जब वो खेलते थे टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करते थे, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस होंगे जिनके ऊपर आप स्वानी पोल को भी काफ़ी लोग ले रहे हैं, लेकिन स्वानी पोल मैं फिर भी कहूँगा कंसिस्टेंटली पॉइंट देके जाएंगे, 50-60 पॉइंट का शायद ऐसे ही आ जाए, लेकिन उतना डोमिनेटिंग नहीं जितना शायद आप बाकी प्लेयर्स से उम्मीद करो। तो अगर इनमें से कोई नहीं खेलते हैं जितने प्लेयर्स के मैंने शॉर्ट लिस्ट में नाम बताए, तो आप वहाँ पर स्वानी पोल को ऐड कर लेना। कैप्टन वैसे चॉइस की बात करें तो स्मर्ट्स और स्मिथ के साथ लोग जा रहे हैं, स्मर्ट्स को सेफ रहने के लिए, और जिनको पता है उनको वो पुराने जो प्लेयर्स होंगे जो खेलते हैं फैंटेसी बहुत सालों से, वो एनीवे स्मर्ट्स को कैप्टन बनाने वाले हैं, और यहाँ पे तो बनता भी है। और स्मिथ दोनों का ही बनता है, स्मिथ का फॉर्म भी है और ये अपने पुराने टीम के अगर इसमें खेलने भी वाले हैं। उसके बाद ईथन बॉस और पार्सन्स अगर खेलते हैं तो, अगर नहीं खेलते तो आप क्या ही करोगे। उसके बाद एरवी बैटिंग सेशन में होंगे, लेकिन रिकॉर्ड्स डिसेंट हैं इनके, और लास्ट सेकंड लास्ट मैच में जब पूरी टीम ध्वस्त हो चुकी थी तब भी उन्होंने आखिरी रन बनाया था। और बाटमैन अगर खेलते हैं तो अब इनकी तरफ देख सकते हो। इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स का पता नहीं है खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अगर खेलते हैं तो तब इंपॉर्टेंस इनका होगा, नहीं तो छोड़ दो। यहाँ पर मैंने क्रूगर और रॉसियर इन दोनों का नाम रखा है। रॉसियर का तो होगा ही आपकी टीम में अगर वो खेलते हैं तो। क्रूगर इसलिए क्योंकि रिसेंट टाइम्स में उनकी इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, और नाइट्स के होकर वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर वो रहते थे। हालांकि नाइट्स की टीम तो अच्छा नहीं कर पाती थी, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता था। उसके बाद वाइट हेड रिस्की में स्वानी बॉल के साथ, और बहुत रिस्क लेना है तो ब्रिट्स के और ऑल्डर में से आप देख सकते हो। देखो वॉरियर्स का हमें पता नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या होगा नहीं होगा। अगर जो मैंने बोला उस हिसाब से प्लेइंग 11 रहता है तो ये 4 और यहाँ से ये 5 प्लेयर्स हम लेके हम कोर बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ जिन प्लेयर्स को आप देख सकते हो बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले नाम आना चाहिए हरमन का। इन्होंने पिछले सीजन में काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, और कंसिस्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ इनके पास बड़ी इनिंग्स खेलने की एबिलिटी भी है। इंजर्ड हो चुके थे, नहीं तो और भी रन बना सकते थे, ये एबिलिटी इनके पास है। उसके बाद स्टब्स हैं, स्टब्स क्योंकि बॉलिंग भी करा लेते हैं, लेकिन खेल जाए पहले वही बड़ी बात होगी। तो वो है, ये दोनों आप देख सकते हो यहाँ से, और मुझे लगता नहीं है कि आप किसी को लोगे। कीपर सेक्शन में रूडी सेकंड एक ऑप्शन है। रूडी सेकंड बॉलिंग भी करने लग जाते हैं, और ये इनके पास एबिलिटी है
कि मतलब इनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में, चाहे वो नाइट्स के होकर भी जब वो खेलते थे या वॉरियर्स से होकर खेलते हो, तो वो एक ऑप्शन बन जाता है कीपर सेक्शन में। बाकी रूल ऑप्शन का तो आप देख ही रहे होंगे, उतना कुछ खास ऐसा परफॉर्मेंस भी नहीं है, रिकॉर्ड भी नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं रहे हैं। ब्रिट्स के मेरे टीम में पहले ऑप्शन होंगे, दिथोरे को लोग ले रहे हैं, मेरे लिए वो कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है उनका। ये 3 प्लेयर्स उसके बाद मैंने रख रखा है ऑलराउंडर सेशन से, और तीनों से ही मुझे कंसिस्टेंट पॉइंट्स की उम्मीद है। क्रूगर अगर खेले तो तभी की बात हो रही है। उसके बाद अगर वाइट हेड खेलते हैं, आप इनकी तरफ देख सकते हो ऑलराउंडर सेक्शन से। बॉलरों में से मैंने दोनों को रखा है, बार्टमन और अब्राहम्स। इसके अलावा कुछ ऑप्शन जो होंगे आपके पास, लियो मेल्टर मैंने बता दिया, लेकिन वो स्पिन बॉलर हैं तो शायद आप इनकी तरफ कम देखो, लेकिन ये बैटिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद दुबा विलन होंगे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। देखो बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में अपने को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर जो जो प्लेयर्स मैंने इंपॉर्टेंट बताया अगर वो खेलते हैं तब आपके लिए सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा। बाकी देखते हैं कौन खेलते हैं कौन नहीं खेलते हैं। लास्ट मोमेंट पे अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है तो उसकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे ज्वाइन होकर रखना। तो ये नहीं सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो स्मार्ट्स के साथ मैं जाना पसंद करूँगा, सेफेस्ट ऑप्शन भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाइस कैप्टनसी के लिए एडवी या स्मिथ में से आप देख सकते हो, रिस्क ज़रूर होगा लेकिन बनता भी है। और अगर आप वॉरियर्स की तरफ से देखना चाहते हो तो मुझे लगता है यहाँ पे भी थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, जिनमें रॉसियर के रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं बैटिंग से, और ब्रिट्स के इनके भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, और ये कभी कभी बॉलिंग भी कराने लग जाते हैं, तो ये दोनों के रिकॉर्ड्स हैं और परफॉर्मेंस भी बेहतर किया है इन दोनों ने, तो इन दोनों का नाम हम बता सकते हैं। बाकी तो देखो ऐसा कुछ किसी का वो प्रॉपर ऑलराउंडर वाला रिकॉर्ड नहीं है कि मैं वॉरियर्स की तरफ से बता दूँ। क्रूगर वगैरह कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा कि कुछ बताएं। क्रूगर ने इंप्रूव बहुत किया है रिसेंट टाइम्स में, तो उस हिसाब से मैंने इनको सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन बाकी रिकॉर्ड कुछ इनका नहीं है। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।